अयोध्या मामले में 28वें दिन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पीर को कोर्ट समाअत के लिए मजीद 1 घंटा ज्यादा देगा। आज की समाअत में मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बाबर नामे के हवाले से दलीलें पेश की। राजीव धवन ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। मुस्लिम फरीक के दूसरे वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि 1855 से पहले के किसी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस बोबड़े के इस सवाल पर कि कदीम मस्जिद में संस्कृत में कुछ लिखा हुआ मिलता है। मुस्लिम फरीक के वकील धवन ने कहा कि इमारत बनाने वाले कारीगर अक्सर हिंदू हुआ करते थे, इस वजह से वो अपने तौर तरीके से नक्शो निगारी करते थे। तामीर का काम शुरू होने से पहले पूजा भी करते थे। बिहार हुकूमत हुजूमी तशद्दुद पर सख्त कदम उठाने जा रही है। अब कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं। मुलजिम की शनाख्त होने पर उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। पेश है रिपोर्ट। पटना, सहसराम, जहानाबाद और गया समेत बिहार के कई अजला में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात रौनुमा हुए। बच्चा चोरी के शुबा में हुजूम के जरिए लोगों की पिटाई का सिलसिला हुनूस जारी है। बिहार में अब तक मॉब लिंचिंग के 39 वाकयात हो चुके हैं, जिनमें 14 अफराद जान गंवा चुके हैं। हुजूमी तशद्दुद के इन मामलों में 345 अफराद को नामजद किया गया है, जबकि 278 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। नीतीश हुकूमत हुजूमी तशद्दुद पर लगाम लगाने के लिए कोशिशें कर रही है। हुकूमत हुजूमी तशद्दुद से मुलविस अफराद की शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है, बल्कि उन्हें कानून हाथ में लेने से बाज रखने के लिए भी इक़दामात कर रही है। यदि उनका नाम इन कांडों में आता है, उनकी पहचान हो जाती है, जो कि हो भी जाएगी, तो वे एक तरह से समझें कि उनका कैरियर समाप्त ही हो जाता है, क्योंकि अधिकतर इसमें युवा देखे जा रहे हैं। उनका नाम पुलिस थाना के रिकॉर्ड में आएगा तो उसके बाद किसी भी तरह के चरित्र सत्यापन में उनकी प्रतिकूल टिप्पणी ही जाएगी और ये उनके हमेशा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। और इन बजाय हो सकता है कि गुंडा पंजी वगैरह में भी उनका नाम दर्ज हो और जो परमानेंट रिकॉर्ड हैं, और फिर वे किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यवसाय की उम्मीद छोड़नी उन्हें पड़ जाएगी। हम लोगों ने अपराध अनुसंधान विभाग में विश्लेषण किया है, उसमें किसी भी घटना में यह नहीं पाया गया है कि वास्तव में जिसकी पिटाई हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। हाँ, कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं जिसमें जो व्यक्ति हताहत हुए हैं या भीड़ का पात्र बने हैं, उनके द्वारा कोई घटना की गई है, कोई अपराध की घटना की गई, लेकिन उस अपराध की घटना में भी उसकी जान लेने का अधिकार जनता को नहीं है। रियासती इंतजामिया का दावा है कि हुजूमी तशद्दुद के बेशतर मामलात में चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी ताकि ट्रायल की शुरुआत हो सके। इंतजामिया के मुताबिक लोगों को कानून हाथ में लेने से बाज रखने के लिए साइंसी तरीके से शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके और मुलविस अफराद को सजा हो। हुजूमी तशद्दुद के मामलों में सजा होगी तो लोग जुर्म करने से पहले सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की बेवा की जिंदगी अब सिर्फ यादों के सहारे गुजर रही है। शादी के चंद ही दिनों बाद इसकी जिंदगी का सहारा तबरेज अंसारी नफरतों का शिकार हो गया। फिर क्या था, इसकी हंसे इन सपनों की दुनिया उजड़ गई। इस हादसे के बाद अब शाइस्ता अपने मायके में रहने को मजबूर है। झारखंड के खरसावां का नाम आते ही तबरेज अंसारी का मासूम चेहरा और बेरहम भीड़ नजरों के सामने आ जाती है। इस दर्दनाक वाकये से जुड़ा एक और बेबस चेहरा तबरेज अंसारी की बेवा शाइस्ता परवीन का भी है, जिसकी आंखें इंसाफ की राह तक रही हैं। ये आंखें समाज से आज भी सवाल कर रही हैं कि आखिर उसका क्या कसूर था जो इस उम्र में उसे बेवा बना दिया गया और इसकी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया गया। ये पूछ रही है कि आखिर इंसाफ के रखवालों से ही वो इंसाफ के लिए भला कैसे जद्दोजहद करे। इंसाफ चाहते हैं, बस मुजरिमों को फांसी की सजा हो, बस यही चाहते हैं।
फिर से दफ़ा 302 लगाया गया, तब हम लोगों को थोड़ी खुशी मिली है अभी कि अब कुछ इंसाफ हम लोगों को मिल पाने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि शाइस्ता का ताल्लुक बेहद गरीब घराने से है। इसके वालिद दिमागी तौर पर माजूर हैं, वालिदा दिल की मरीजा हैं, जबकि इससे छोटे 2 बहन और 2 भाई हैं। सास और ससुर शादी से कबल ही रहलत कर चुके हैं। ऐसे में शाइस्ता अपने मायके में रहने को मजबूर है। सिस्टम सबसे बड़ा है और जो एविडेंस है उस एविडेंस से अगर कोई भी सांसद हो या विधायक हो या मंत्री संतरी जो भी हो, कोई इसको बाईपास नहीं कर सकता है। सिस्टम सब पे भारी है और सिस्टम के तहत ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस शाइस्ता को इंसाफ मिलेगा। शाइस्ता का कहना है कि इस दर्दनाक सानहे के बावजूद हुकूमत के जरिए कोई मदद नहीं की गई है। अब इसकी नजर सिर्फ अदालत पर टिकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। एमआईएम वंचित अघाड़ी से इत्तेहाद के लिए तैयार है। बात सिर्फ इतनी है, बाला साहब अंबेडकर ने एमआईएम सरबराह को एक फोन करना चाहिए। यह ख्वाहिश महाराष्ट्र एमआईएम सदर और एमपी इम्तियाज जलील ने जाहिर की। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इम्तियाज जलील ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम पर भी बेबाकाना अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखा, साथ ही कई मुद्दों पर रोशनी डाली। पेशी की रिपोर्ट। एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अंदाज में कहा कि अवाम की अक्सरियत एमआईएम वंचित इत्तेहाद की मुतमन्नी है। रियासत में इस इत्तेहाद को एक सियासी मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाला साहब यानी प्रकाश अंबेडकर को असदुद्दीन ओवैसी से बात करनी चाहिए। राजनीति के अंदर कुछ भी खत्म नहीं होता है, आखिरी दिन तक है तो मुमकिन होता है। अब सिर्फ इसमें यह है कि अगर बाला साहब अगर एक फ़ोन उठाए और असद साहब से कहे कि नहीं हमको दोबारा बैठने का है और हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये काम नामुमकिन है करके, बशर्ते ये दिल में होना चाहिए। और हमारे दिल में पूरी तरह से है कि हम वंचित के साथ इस बार जाना चाहिए, क्योंकि ना तो हमको कांग्रेस के साथ जाने का हमारा मंशा है, ना राष्ट्रवादी के साथ जाने का है, ना समाजवादी के साथ। हमको एक ऐसा लगता है कि एक पर्याय अगर इस राज्य के अंदर कोई है तो वो बाला साहब अंबेडकर के नेतृत्व के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का है। एमआईएम के रियासती सदर ने कई मुद्दों पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही जब उनसे मुक्ति संग्राम प्रोग्राम में मुसलसल 5वें साल गैर हाजिर रहने पर मीडिया नुमाइंदों ने इस्तिफसार किया, तो इम्तियाज जलील ने पूरी बेबाकी से कहा कि ये उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है। इम्तियाज जलील के मुताबिक पुलिस एक्शन तारीख का एक तारीख पहलू है, हमें माजी को भूलकर मुस्तकबिल की राह हमवार करनी चाहिए। कि इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान जो इस मुल्क से मोहब्बत करता था, इज्जत करता था, इस मुल्क को चाहता था, वो इस मुल्क के अंदर रहा। जो रजाकार थे वो रजाकार पाकिस्तान चले गए। अब किसी में ये अधिकार नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि जो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे, और हम खतई ऐसे लोगों को ना तो देने वाले हैं ना इनको पूछने वाले हैं। इनके पास कुछ है नहीं तो बस हमारे पीछे लगे रहो, कुछ ना कुछ तो भी मुद्दा निकालो। हमारा मुद्दा सिर्फ जिले का विकास है, इस मराठवाड़ा का विकास। महाराष्ट्र की सियासत में वंचित एमआईएम इत्तेहाद को काफी अहम तस्वुर किया जा रहा था और इत्तेहाद तोड़ने के मामले में इम्तियाज जलील पर उजलत का भी इल्जाम लगा। लेकिन अब इम्तियाज जलील के मौक़िफ़ में नुमाया तब्दीली देखी गई। उनका कहना है कि महज एक फ़ोन कॉल से मामला हल हो सकता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रकाश अंबेडकर 8 सीटों पर अड़े रहे तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से असरुद्दीन की रिपोर्ट। 3 तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की अर्जदाश्त को कबूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मरकज को नोटिस जारी की है। जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अजय रस्तोगी ने नोटिस जारी किया है। अदालत के इक़दाम पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के सदर मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने कहा कि 3 तलाक का कानून इंसानी तकाज़ों के खिलाफ है। उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस सिलसिले में मुनासिब फैसला लेगी।
यूपी में हुकूमत से तस्लीम शुदा दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम दीगर रियासतों के हजारों तलबा इस साल सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं। मदरसा बोर्ड ने बैरून रियासत के तलबा के लिए इनकम सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया है। इनकम सर्टिफिकेट तलबा के होम टाउन से जारी होना चाहिए। हुकूमत की इस शर्त ने दीनी मदारिस को नई मुश्किलात से दो चार कर दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। एक तरफ तो रियासती हुकूमत दीनी मदारिस के तलबा तक स्कॉलरशिप पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जलसे कर रही है, दूसरी जानिब दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम दीगर रियासतों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का हुसूल नामुमकिन दिखाई देने लगा है। दरअसल मदरसा बोर्ड ने मदारिस में ज़ेर तालीम दीगर रियासतों के तलबा के लिए होम टाउन का इनकम सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया है। इस सर्टिफिकेट के बगैर स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी। जो बिहार बंगाल के बच्चे हैं मदरसे में हॉस्टल वाले, उनका आय प्रमाण पत्र बिहार बंगाल में ही बनेगा। अगर उनको हम वापस भेजते हैं तो जितने का आय प्रमाण पत्र नहीं उतना ज़्यादा किराया लग जाएगा। इस कारण से उनका स्कॉलरशिप के लाभ से वो वंचित रह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या होना ये चाहिए कि जहाँ के बच्चे हैं वहाँ तहसील वसील से कहना चाहिए कि ये हॉस्टल का ही पता दे करके उनका आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। हुकूमत की इस नई शर्त से दीनी मदारिस के तकरीबन 50% बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं। इससे पहले खानदानी इनकम की तस्दीक के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन को काफी समझा जाता था और स्कॉलरशिप के फॉर्म मंजूर हो जाते थे। यूपी के दीनी मदारिस में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बच्चे बड़ी तादाद में ज़ेर तालीम हैं। ऐसे में इनकम सर्टिफिकेट की शर्त ने उनके लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अदर स्टेट्स वालों को दिक्कत थी क्योंकि वो गवर्नमेंट कहती थी कि हो सकता है वहाँ भी ले रहे हों, लेकिन पढ़ यहाँ रहे थे कैसे लेंगे वहाँ। लेकिन फिलहाल ऐसा था तो उसमें आधे लोगों को नहीं मिल पाती थी। अब वही प्रॉब्लम फिर है कि इनकम सर्टिफिकेट वाला, एक तो इनकम सर्टिफिकेट पहले था कि आप सेल्फ इनकम शो करते थे तो मान ली जाती थी, अब कचहरी से आप बनवाना है। एक तो मजदूर आदमी, गरीब आदमी, गांव के आदमी को यही दिक्कत है कि वो जाके दिन भर अपने मजदूरी का नुकसान करेगा। जो गरीब आदमी 300-400 रुपए की मजदूरी करता है पूरा दिन जाके बैंक खाता और उसमें लगेगा। मदारिस के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। इस मुद्दत में तलबा को अपने आबाई शहर या गाँव जाकर मकामी इंतजामिया से इनकम सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि इनकम सर्टिफिकेट का हुसूल एक मुश्किल मरहला है। ऐसे में इस साल मदारिस के तलबा बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप से महरूम रह जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। इंसानी बरादरी और मुस्लिम महासंघ भोपाल के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल आचार्य नरेंद्र देव लाइब्रेरी में मुनक्कदा प्रोग्राम में भोपाल के आखिरी फरमानरवा नवाब हमीदुल्ला खान को याद किया गया और भोपाल की हमाजत तरक्की में इनकी खिदमात पर मकाले पेश किए गए। नवाब हमीदुल्ला खान 1926 से 1949 तक रियासत भोपाल के हुक्मरान रहे। उन्होंने भोपाल को उन्हीं रहनुमा खतूत पर ले जाने की कोशिश की जिसकी बुनियाद उनके बुजुर्गों ने रखी थी। जो ज़िंदगी थी उसको हकीकत में आम मुसलमान भी या जो उस ज़माने के लोग हैं वो भी फरामोश कर चुके हैं। उनको मैं समझता हूँ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है कि नवाब साहब ने भोपाल के लिए क्या किया और रियासत के लिए क्या किया। आज भोपाल जो भोपाल नज़र आ रहा है उसके अंदर नवाब हमीदुल्ला खान की एक बड़ी क़ुरबानी है और उन्होंने इस भोपाल को दारुल हुकूमत बनवाया और इस भोपाल की आवाम को उन्होंने रियाया नहीं समझा बल्कि अपने घर का फैमिली मेंबर समझा। ये कॉटन मिल उस ज़माने में आ गया था थोड़ा और उन्होंने डेवलप किया उसको। इसके अलावा आप आइस फैक्ट्री और भोपाल कई फैक्ट्रियां यहाँ डेवलप करने के बाद क्या ताकि यहाँ पे सनतें बढ़ें और भोपाल का डेवलपमेंट यहाँ और एक से एक अच्छा आगे बढ़े। नवाब हमीदुल्ला खान साहब के अगर आप कैरेक्टर समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे एक अंग्रेजी का वर्ड है रेडिकल। बड़े रेडिकल आदमी थे, उस जमाने के अंदर एजुकेटेड थे तो उनके अंदर एक विजन था। तो मुझे लगता है उन्होंने एक विजन को कैरी करा भोपाल के अंदर। एक जमाने में नवाब साहब ने पंजाबी मुसलमानों को भोपाल में लाकर बसाया था। मुसलमान ही नहीं उसमें हिंदू भी थे, सरदार भी थे। और आज आप चले जाएं रायसेन जिले में सुल्तानपुर में
वहाँ पे बहुत से सरदार जो है वो मौजूद होंगे आज, जो खेती कर रहे हैं, वो भी जो है नवाब साहब के लाए हुए थे, वो आज भी इस बात को मानते हैं। उर्दू के मशहूर शायर अर्श मलसियानी का आज 111वां यौम पैदाइश है। पंजाब की सरजमीन ने जो अजीम शख्सियतें उर्दू जबान को दी, उनमें एक नाम अर्श मलसियानी भी है। वो नज्म और गजल के माने हुए शायर तो थे ही, बेहतरीन नस्र निगार और तस्करा नवेज भी थे। इनकी तसनीफ की हुई किताबें आज भी उर्दू अदब में तहकीक और जुस्तजू का काम करने वालों की रहनुमाई कर रही हैं। पेश है अर्श मलसियानी की शख्सियत और उनके फन पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। अर्श मलसियानी का असल नाम बाल मुकुंद था। वो 20 सितंबर 1908 को जालंधर के कस्बा मलसियान में पैदा हुए। उनके वालिद पंडित लभूराम जोश मलसियानी अपने दौर के मारूफ तरीन शायरों में से एक थे। घर में शेर व अदब का माहौल था ही, सो इससे उनकी ज़हनी तरबियत होती रही। वालिद ने पहले मुकामी प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराया, उसके बाद नकोदर के एक स्कूल से 8वीं पास की। मैट्रिक जालंधर में किया और कपूरथला में इंटरमीडिएट करने के बाद एक तरफ मुंशी फाजिल का इम्तिहान दिया और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज से ओवरसियर का कोर्स मुकम्मल कर लिया। इसकी बदौलत उन्हें पंजाब के नेहरू के महकमे में ओवरसियर की मुलाजमत मिल गई, लेकिन इसमें दिल नहीं लगा। 1 साल में ही मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। लुधियाना के इंडस्ट्रियल कॉलेज में वो ड्राइंग टीचर मुकर्रर हो गए और तनख्वाह अगरचे कम थी, फिर भी 12 साल तक इसी मुलाजमत में रहे, जिसके दौरान उन्होंने BA की प्राइवेट तालीम भी मुकम्मल कर ली। पंडित बाल मुकुंद ने शायरी स्कूल के जमाने से ही शुरू कर दी थी, तब वो शौक तखल्लुस करते थे। फिर वालिद के एक शागिर्द की सलाह पर अर्श कहलाने लगे और अर्श मलसियानी बन गए। मुशायरों में भी बुलाए जाने लगे और रफ्ता रफ्ता मशहूर होते गए। 1943 में दूसरी आलमी जंग के दौरान महकमा इत्तलात व नशरियात के सॉन्ग एंड पब्लिसिटी डिवीजन में उन्हें अदबी मुआविन की मुलाजमत मिल गई और फिर आजादी के बाद भी इसी वजारत से शाया होने वाले अदबी रिसाले आजकल में रिसाले के मुआविन मुदीर मुकर्रर हो गए। रिसाले के मुदीर जोश मली आबादी थे, जिनके साथ उन्होंने 7 बरस तक काम किया। फिर जब जोश मली आबादी पाकिस्तान चले गए तो अर्श उनकी जगह रिसाले के मुदीर हो गए। सबकदोशी तक अर्श मलसियानी इसी ओहदे पर रहे और जोश मली आबादी की रफाकत में अदबी सहाफत के जो रमूज उन्होंने सीखे और समझे थे, उनकी बदौलत महानामा आज कल को उर्दू का सबसे बावकार अदबी रिसाला बना दिया। शायरी में उन्हें गजल और पाबंद नज़मों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। उनकी नज़मों और गजलों के कई मजमूए शाये हुए, जिनमें हफ्त रंग, चंग व आहंग, शरार संग और नगमे सरमद के अलावा नातों का एक मजमुआ आहंग हिजाज भी शामिल है, जिसके कई एडिशन छपे। नस्र में उन्हें मिर्जा गालिब के फन और अदबी महासिन पर 2 काबिल कदर किताबें दीदार गालिब और फैजान गालिब तसनीफ की। इसके अलावा उर्दू की मज़हिया शायरी, मौलाना आजाद की सवाने हयात और अमीर खुसरो के अहद, फन और शख्सियत पर किताबें तसनीफ की और बंगाल के बागी शायर काजी नजरुल इस्लाम की जिंदगी और शायरी से मुतल्लिक किताब का तर्जुमा भी किया। एक किताब उन्होंने मशहूर अदीबों और शायरों के लताइफ और हाजिर जवाबी के क़िस्सों पर लिखी, जिसका नाम पोस्टमार्टम रखा और किताब काफी मकबूल हुई। रिटायरमेंट के बाद अर्श मलसियानी की सेहत ज्यादा अच्छी नहीं रही। आखिर एक दिन फालिज का शिकार हो गए और अस्पताल ले जाए जाने के बाद 25 सितंबर 1979 को उर्दू का यह रोशन चिराग बुझ गया। लेकिन इस चिराग ने इल्म अदब की जो शमे शायरी और अदबी किताबों की शक्ल में रोशन की थी, वो आज भी चल रही हैं।